हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 20। ठीक है, इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 9/6/2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस सेशन में टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और आपने इन 40 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित हुई थी? आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड? आपका पहला ऑप्शन है बलिया, दूसरा है तालचर, तीसरा है सतारा और चौथा है बनारस। ये एस्टैब्लिश की गई थी सतारा में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार अगस्त 1942 में उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित हुई थी। हालांकि यह केवल एक सप्ताह तक चली और फिर इसे ब्रिटिश सेना ने दबा दिया था। महाराष्ट्र के सतारा में बनी समानांतर सरकार सबसे लंबी चलने वाली और प्रभावी सरकार थी, जो 1943 से 1946 तक चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिमंडलीय पदानुक्रम में राज्य मंत्री सामान्यतः क्या रखते हैं? ठीक है, इन इंडियन कैबिनेट हियरार्की व्हाट डू मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यूजुअली होल्ड? आपका पहला ऑप्शन है कैबिनेट पोर्टफोलियो पर अधिकार, दूसरा है किसी भी पोर्टफोलियो में कोई कार्यकारी उत्तरदायित्व नहीं, तीसरा है कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीय पद और चौथा है अपने सौंपे गए पोर्टफोलियो में कैबिनेट मंत्रियों के साथ समान स्तर। ये होल्ड करते हैं यूजुअली कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीय पद, यानी कि सेकेंडरी पोजीशन इन डिपार्टमेंट्स असाइन टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, भारतीय मंत्रिमंडल पदानुक्रम में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में कनिष्ठ या द्वितीय पद धारण करते हैं। वे उनके पर्यवेक्षण में काम करते हैं और उनके कार्यों में सहायता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वह सिंचाई पद्धति जिसमें निम्न दबाव में पाइपों के माध्यम से प्रत्येक पौधे तक पानी पहुंचाया जाता है क्या कहलाता है? द इरिगेशन मेथड इन इंडिया इन विच वाटर इज सप्लाइड टू ईच प्लांट थ्रू पाइप्स एट लो प्रेशर इज कॉल्ड डैश। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है नाली सिंचाई, दूसरा है स्थानीय सिंचाई, तीसरा है ट्यूबवेल सिंचाई और चौथा है नहर सिंचाई। ये कहा जाता है स्थानीय सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, निम्न दबाव में पाइपों द्वारा सीधे प्रत्येक पौधे की जड़ तक पानी पहुंचाने की सिंचाई विधि को ड्रिप सिंचाई या टपक सिंचाई कहते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित होने वाले हैं? द 2025 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है थाईलैंड और चौथा मलेशिया। तो जो सही जवाब है आपका ये है थाईलैंड। ठीक है, 2025 में होने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थाईलैंड में आयोजित किए जाएंगे। यह खेल 9 से 20 दिसंबर 2025 तक बैंकॉक, चोनबुरी और सोंगखला शहरों में आयोजित होगा। ठीक है, यह 7वीं बार होगा जब थाईलैंड इस आयोजन की मेजबानी कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी? आपका पहला ऑप्शन है कीर्तिवर्मन प्रथम, दूसरा है विक्रमादित्य प्रथम, तीसरा है मंगलेश और चौथा है पुलकेशिन प्रथम। ये फाउंड यानी स्थापना किया गया था पुलकेशिन प्रथम के द्वारा। ठीक है, बादामी के चालुक्यों की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 6ठी शताब्दी में की थी। उसने वातापी, जो कि अभी बादामी है कर्नाटक की, इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता, जो अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंध के विषयों का पता लगाता है? हु एमंग द फॉलोइंग वन द 2024 बुकर प्राइज फॉर दियर नोबेल ऑर्बिटल विच एक्सप्लोर्स थीम ऑफ आइसोलेशन, द ह्यूमन कंडीशन एंड आवर रिलेशनशिप विथ अर्थ? आपका पहला ऑप्शन है सैली रूनी, दूसरा है डगलस स्टुअर्ट, तीसरा है कोल्सन व्हाइटहेड और चौथा है सामंथा हार्वे।
ये है आपकी समांथा हार्वे, ठीक है। समांथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। यह उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अनुभवों के माध्यम से अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के हमारे संबंध जैसे विषयों को दर्शाता है। यह अंतरिक्ष पर आधारित पहली बुकर विजेता पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की सफाई के लिए अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने और दांतों के क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक टूथपेस्ट में एक सामान्य घटक है? टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कंपोनेंट इन टूथपेस्ट? आपका पहला ऑप्शन है लवण यानी सॉल्ट, दूसरा है हाइलोजन, तीसरा है अम्ल यानी एसिड और चौथा है क्षार यानी अल्कली। तो ये है आपका क्षार यानी अल्कली, ठीक है। क्षार जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करके और मुंह में सही पीएच स्तर बनाए रखकर दांतों के क्षय को रोकते हैं। यह दांतों के इनेमल को खराब होने से बचाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों के बाद बहुमत प्राप्त किया और कितनी सीटें जीती? इन 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड द भारतीय जनता पार्टी सिक्योर अ मेजोरिटी एंड हाउ मेनी सीट्स डिड इट विन? आपका पहला ऑप्शन है 30 वर्षों के बाद 50 सीटें प्राप्त की, दूसरा है 25 वर्षों के बाद 48 सीटें प्राप्त की, तीसरा है 27 वर्षों के बाद 48 सीटें प्राप्त की और चौथा है 35 वर्षों के बाद 55 सीटें प्राप्त की। तो ये है आपका सही जवाब, 27 वर्षों के बाद 48 सीटें प्राप्त की, ठीक है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 48 सीटें जीती। इसने आम आदमी पार्टी को 10 साल के शासन को समाप्त कर दिया, जो 22 सीटों पर सिमट गई, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिकता अधिनियम 1985 किस समझौता से संबंधित है? द सिटीजनशिप एक्ट 1985 इज रिलेटेड टू विच एग्रीमेंट? आपका पहला ऑप्शन है शिमला समझौता, दूसरा है भारत श्रीलंका समझौता, तीसरा है असम समझौता और चौथा है कश्मीर समझौता। तो ये रिलेटेड है आपका असम समझौता से, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1985 असम समझौता से संबंधित है, जिसे 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इस समझौता का उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन की समस्या का समाधान करना था। अधिनियम ने नागरिकता कानून में संशोधन कर 25 मार्च 1971 के बाद आए प्रवासियों के लिए कट ऑफ तिथि निर्धारित की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? आफ्टर इंडिपेंडेंस कोऑपरेशन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच प्लानिंग इनिशिएटिव इन इंडिया? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना, दूसरा है औद्योगिक नीति संकल्प, तीसरा है हरित क्रांति और चौथा है ऑपरेशन फ्लड। ये है आपका पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास, कृषि उन्नति और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सहकारिता को एक प्रभावी साधन माना। इसका उद्देश्य संसाधनों को एकजुट करना और बिचौलियों को खत्म करके न्याय संगत विकास सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या था? As per All India Higher Education Survey 2021-22, what was the gross enrollment ratio in higher education in India? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 26.6%, दूसरा है 30.8%, तीसरा है 24.2% और चौथा है 28.4%। ये था आपका 28.4%, ठीक है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 28.4% था, ठीक है। बात करें अतिरिक्त जानकारी के बारे में तो यह 2020-21 के 27.3% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। 2021-22 में महिला जो जीईआर था ये था 28.5% रहा और पुरुषों की जीईआर से अधिक था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2035 तक इस अनुपात को 50% तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? Who among the following was appointed as the 26th governor of the Reserve Bank of India in December 2024?
आपका पहला ऑप्शन है तुहिन कुमार पांडे, दूसरे हैं संजय मल्होत्रा, तीसरा है अरुणीश चावला और चौथा है ज्ञानेश कुमार। तो ये आपके चुने गए थे संजय मल्होत्रा, ठीक है। दिसंबर 2024 में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया। मल्होत्रा 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति ने आरबीआई के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम में मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइल सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेटा डाटा, ठीक है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है उपयोगकर्ता के लिए फाइलों और फोल्डरों का चित्रमय प्रतिनिधित्व परिभाषित करना, दूसरा है फाइलों और निर्देशिकाओं के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना जैसे नाम, आकार, टाइम स्टैम्प और अनुमतियां, तीसरा है तेजी से पहुंच के लिए फाइल डेटा का भौतिक संग्रह अनुकूलित करना और चौथा है फाइलों की वास्तविक सामग्री और डेटा संग्रहित करना। तो ये है आपका विकल्प नंबर 2 सही, ठीक है। यानी कि फाइलों और निर्देशिकाओं के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना जैसे नाम, आकार, टाइम स्टैम्प और अनुमतियां, ठीक है। फाइल सिस्टम में मेटा डेटा का प्राथमिक उद्देश्य फाइलों और निर्देशिकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित करना है। इसमें फाइल का नाम, आकार, निर्माण और संशोधन का समय, अनुमतियां और स्थान जैसी जानकारी शामिल होती हैं। यह डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइलों को व्यवस्थित करने, ट्रैक करने और कुशलतापूर्वक खोजने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए मुख्य रूप से पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक जाना जाता है? विच रूलर ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी इज मेनली नोन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ सुदर्शन लेक इन काठियावाड़? तो ये आपका पहला ऑप्शन है रुद्रमन प्रथम, दूसरा है नाहपान, तीसरा है अजेस और चौथा है मौस। तो इसका जीर्णोद्धार कराया गया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, ठीक है। पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रदामन प्रथम में काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था जो मौर्य द्वारा निर्मित थी। इस मरम्मत का उल्लेख 150वीं ईस्वी के जूनागढ़ शिलालेख में है। शिलालेख के अनुसार भीषण तूफान में से क्षतिग्रस्त हुई झील की मरम्मत रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से कराई थी, बिना प्रजा पर कोई कर लगाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट ब्लैंक प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? इन एमएस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ अ बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन? आपका पहला ऑप्शन है कम से कम एक स्लाइड, दूसरा है एक डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट, तीसरा है पूर्व निर्धारित थीम कलर और चौथा है सामग्री के लिए प्लेस होल्डर। तो ये है आपका पूर्व निर्धारित थीम कलर, ठीक है, यानी प्री डिफाइंड थीम कलर। एमएस पावर पॉइंट में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन में पूर्व निर्धारित थीम कलर शामिल नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक खाली स्लाइड, एक डिफॉल्ट लेआउट और सामग्री के लिए प्लेस होल्डर होते हैं। उपयोगकर्ता को अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन और रंग लागू करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। अगला क्वेश्चन है 2024-2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा जीती गई सीटों के आधार पर राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द स्टेट इन डिस्केंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट्स वन बाय बीजेपी इन 2024-25 असेंबली इलेक्शन। इसके लिए आपका दिया गया है दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड, और ये रहा जो आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली थी बीजेपी को वो मिला था आपका महाराष्ट्र में, और दूसरा मिला था दिल्ली में, और उसके बाद मिला था जम्मू कश्मीर में, और तब मिला था झारखंड में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 2024-2025 के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा जीती गई सीटों के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 132 सीटें जीती थी जिसका इलेक्शन नवंबर 2024 में हुआ था। दिल्ली में 48 सीटें जो कि फरवरी 2025 में कंडक्ट की गई थी। जम्मू कश्मीर में 24 सीटें जो कि अक्टूबर 2024 में कंडक्ट की गई थी, और झारखंड में 21 सीटें जो कि नवंबर 2024 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि किसी मौजूदा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट को खोलने का सबसे तेज तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है एमएस एक्सेल खोलें और रिक्त वर्कबुक पर क्लिक करें, दूसरा है Alt+F4 शॉर्टकट का उपयोग करें, तीसरा है Ctrl+N दबाएं और चौथा है फाइल एक्सप्लोरर में .xlsx फाइल पर डबल क्लिक करें।
तो ये है आपका विकल्प नंबर 4 सही, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर में .xlsx फाइल पर डबल क्लिक करें। ठीक है। किसी भी मौजूदा एक्सेल स्प्रेडशीट को खोलने का सबसे तेज तरीका फाइल एक्सप्लोरर में .xlsx फाइल पर डबल क्लिक करना होता है। और ये जो .xlsx होता है, ये क्या होता है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन कहा जाता है। ठीक है। यह सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से फाइल को उसके संबंधित प्रोग्राम के साथ खोलता है, जिससे अलग से एक्सेल एप्लीकेशन खोलने और फिर फाइल को खोजने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट आईआईटी मद्रास इन 2025? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है इसरो अध्यक्ष, दूसरा है केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री, तीसरा है इसरो के वैज्ञानिक सचिव और चौथा है आईआईटी मद्रास के निदेशक। तो ये है आपके इसरो के अध्यक्ष। ठीक है। 2025 में इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह केंद्र अंतरिक्ष में ताप प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों को हल करने, अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण वाहनों के लिए उन्नत शीतलन प्रणाली विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह इसरो और आईआईटी मद्रास के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन गोल्ड पेंटिंग व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अप्लाइंग छुईड क्ले ऑन द सरफेस? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है पेंटिंग के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना, दूसरा है दीवार की दरारों को ठीक करना, तीसरा है कीटों को दीवार से नुकसान रोकना और चौथा है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करना। ये है आपका ऑप्शन नंबर पहला सही, पेंटिंग के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना, यानी टू क्रिएट अ स्मूथ व्हाइट बेस फॉर पेंटिंग। ठीक है। गोंड चित्रकला में छुई मिट्टी का मुख्य उद्देश्य पेंटिंग के लिए एक चिकना और सफेद आधार तैयार करना है। यह प्राकृतिक सफेद मिट्टी रंगों की चमक को बढ़ाती है और कलाकारों को जटिल पैटर्न और डिजाइन बनाने में मदद करती है। यह प्रक्रिया कलाकृति को अस्थायित्व और सौंदर्यपूर्ण गुणवत्ता भी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया ओनली बाय अ मैरीटाइम बाउंड्री? आपका पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा है मालदीव। तो ये है आपका मालदीव देश। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से जो आपका मालदीव है, यह एक एकमात्र देश है जो भारत को से केवल समुद्री सीमा के द्वारा अलग होता है, और बाकी जितने हैं म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सारी आपकी भूमि सीमाएं साझा करती हैं भारत के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तने पर पाए जाने वाले ट्राइकोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइकोम्स फाउंड ऑन द स्टेम इज ट्रू? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है वे केवल जड़ों में मौजूद होते हैं, दूसरा है वे जल धारण में कभी भी कार्य नहीं करते हैं, तीसरा है वे हमेशा अशाखित और एक कोशिकीय होते हैं और चौथा है वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं। ठीक है। आपका पहला जो आपका सही ऑप्शन है वो है वे बहुकोषीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं, यानी दे आर मल्टी सेलुलर एंड मे बी सिक्रेटरी। ठीक है। तने पर पाए जाने वाले ट्राइकोम्स बहुकोषीय हो सकते हैं और अक्सर सुरक्षा के लिए या शिकारियों को रोकने वाले रसायन स्रावित कर सकते हैं। ये बाल जैसी संरचनाएं विभिन्न आकार और प्रकार की होती हैं जो पानी के संरक्षण और बाहरी खतरों से सुरक्षा जैसे कई कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है वारली चित्रकला में लिपणे नामक पहले चरण में दीवार तैयार करने के लिए किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? इन वर्ली पेंटिंग विच नेचुरल मटेरियल इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड लिपने टू प्रिपेयर द वॉल? आपका पहला ऑप्शन है चावल का पेस्ट, दूसरा है रेत, तीसरा है गेरू और चौथा है चारकोल। ये है आपका गेरू। ठीक है, यानी रेड ऑकर। ठीक है। वारली चित्रकला में लिपणे पहले चरण में दीवार तैयार करने की प्रक्रिया है जिसमें लाल गेरू का प्रयोग किया जाता है। गेरू को गाय के गोबर और पानी में मिलाकर दीवार पर लगाया जाता है ताकि एक लाल भूरे रंग का आधार बन सके। इस पृष्ठभूमि पर चावल के पेस्ट का उपयोग करके सफेद रंग से पारंपरिक वर्ली चित्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उपविभाजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब डिवीजन ऑफ द मेघालय प्लेट्यू? आपका पहला ऑप्शन है गारो हिल्स, दूसरा है खासी हिल्स, तीसरा है मिकीर हिल्स और चौथा है जयंतिया हिल्स। ये है आपका मिकीर हिल्स। ठीक है।
मेघालय पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां शामिल हैं। मिकिर पहाड़ियां इसका उपविभाजन नहीं है, बल्कि वे असम राज्य में स्थित हैं। ये कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द 5th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी टू इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन हेल्ड? पहला आपका ऑप्शन है टोक्यो जापान में, दूसरा है नैरोबी केन्या में, तीसरा है बर्लिन जर्मनी में और चौथा है बसान दक्षिण कोरिया में। ये आयोजित हुआ था बसान दक्षिण कोरिया में। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र नवंबर 2024 में बसान दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। लगभग 170 देशों के प्रतिनिधि एक वैश्विक संधि को अंतिम रूप देने में विफल रहे, क्योंकि प्लास्टिक उत्पादन की सीमा जैसे मुद्दों पर मतभेद थे। यह बैठक बिना किसी समझौता के समाप्त हुई और बातचीत जारी रखने के लिए 2025 में एक और सत्र आयोजित करने पर सहमति बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को डैश के संबंध में सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ एज द सेंटिनल ऑन द क्यू वीव इन रिलेशन टू डैश। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, दूसरा है विदेश नीति का संरक्षण, तीसरा है विधायी विशेषाधिकारों का संरक्षण और चौथा है कर कानूनों का संरक्षण। तो जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद को सतर्क प्रहरी इसलिए बताया है क्योंकि वह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यह नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना और तैयार रहता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय सीधे कार्यवाही कर सकता है, जिससे उसकी यह भूमिका सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 तक सिमलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, कहाँ स्थित है? एज ऑफ अप्रैल 2025 सिमलीपाल डिक्लेयर्ड द स्टेट सेकंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। पहला आपका ऑप्शन है गुजरात राज्य में, दूसरा है उड़ीसा राज्य में, तीसरा है मध्य प्रदेश राज्य में और चौथा है असम राज्य में। ये स्थित है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अप्रैल 2025 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी समृद्ध जैव विविधता, विशेष रूप से मेलानिस्टिक यानी कि काले बाघों के लिए जाना जाता है। यूनेस्को द्वारा 2009 से इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन ऑफ द थार डेजर्ट इकोसिस्टम? आपका पहला ऑप्शन है देशी वृक्षों का बढ़ा हुआ रोपण, दूसरा है पशुओं द्वारा चराई, तीसरा है अनियमित वर्षा और चौथा है जलवायु परिवर्तन। तो ये है आपका देशी वृक्षों का बढ़ा हुआ रोपण यानी इंक्रीज्ड प्लांटेशन ऑफ नेटिव ट्री। ठीक है, थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में देशी वृक्षों का रोपण योगदान नहीं करता है, बल्कि इसमें सुधार करता है। इसके विपरीत अधिक चराई, अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को बढ़ाते हैं। देशी वृक्षों का रोपण मरुस्थलीकरण को कम करने और जैव विविधता को बढ़ाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विशाल पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? द वास्ट प्लेटू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच एंशियंट लैंडमास? आपका पहला है एंग्रालैंड, दूसरा है पैंजिया, तीसरा है लारेसिया और चौथा है गोंडवाना लैंड। तो ये है आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट। ठीक है, भारत का विशाल पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो एक विशाल महाद्वीप था जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य भूभाग भी शामिल थे। लाखों साल पहले इसके टूटने के बाद भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, जिससे यह भारत का सबसे पुराना और स्थिर भूभाग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस प्रतिशत को मापता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है गिनी गुणांक, दूसरा है बेरोजगारी दर, तीसरा है गरीबी जनसंख्या अनुपात और चौथा है मानव विकास सूचकांक। तो ये है आपका गरीबी जनसंख्या अनुपात यानी पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। ठीक है, गरीबी जनसंख्या अनुपात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को मापता है। यह लोगों की संख्या को कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्रतिशत में व्यक्त करता है। यह गरीबी के पैमाने को दर्शाने वाला एक सरल माप है जो नीति निर्धारण में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने ब्रिटिश अधिग्रहण नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया?
विच इवेंट मार्क्ड द अल्टीमेट डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी। आपका पहला ऑप्शन है बंगाल का विभाजन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है 1857 का विद्रोह। तो ये था आपका 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश अधिग्रहण नीति का पतन कर दिया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया और अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया। रानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा ने भारतीय शासकों को आश्वासन दिया कि उनके राज्यों को भविष्य में हड़पा नहीं जाएगा, जिससे अधिग्रहण की नीति का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्यों और अटूट देशभक्ति में योगदान के कारण भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म, लिटरेरी वर्क एंड अनवेवरिंग पेट्रोटिज्म। पहला ऑप्शन है आपके लिए दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है आत्माराम पांडुरंगा। तो ये हैं आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधारों, साहित्यिक कार्यों और देशभक्ति के लिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने और ब्रह्म समाज की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। वे भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपलब्धि क्या थी? व्हाट वाज द अविनाश जामवाल्स अचीवमेंट इन द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? आपका पहला ऑप्शन है उन्होंने कोई पदक नहीं जीता, दूसरा है उन्होंने 65 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता, तीसरा है उन्होंने 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और चौथा है उन्होंने 65 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। तो उनकी जो उपलब्धि थी वो थी ही वन सिल्वर मेडल इन 65 केजी कैटेगरी, यानी उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। ठीक है, 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें ब्राजील के यूरी फल्काओ रीस ने हराया। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 11 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त समग्र स्कोर की सीमा क्या है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023-24, व्हाट इज द रेंज ऑफ ओवरऑल स्कोर अचीव्ड बाय इंडियन स्टेट? आपका पहला है 57 से 79, दूसरा है 60 से 85, तीसरा है 52 से 75 और चौथा है 65 से 90। तो ये है आपका 57 से 79 यानी 79। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों के समग्र स्कोर की सीमा 57 से 79 रही। इसमें केरल और उत्तराखंड 79 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे थे, जबकि बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर था। यह इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में राज्यों की प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस वर्ष सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? इन विच ईयर डिड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिकमेंड अ नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेशन? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा है 1947, तीसरा है 1962 और चौथा है 1975। तो ये किया गया था 1958 में। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहकारी समितियों की भूमिका को सुनिश्चित करना था। इस नीति ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को मजबूत करने और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन करने वाला कथन कौन सा है? विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द गोरखनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस डिसाइडेड बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इन फरवरी 2025? आपका पहला स्टेटमेंट है, इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर क्रूर गैर सहमति यौन हमले का आरोप था, जिससे उसकी मृत्यु हुई। और दूसरा स्टेटमेंट है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पति को दोषी ठहराया और बलात्कार मामले में अधिकतम सजा सुनाई। इसके लिए आपका ऑप्शन है केवल फर्स्ट, दूसरा है 1 और 2 दोनों। तो इस क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन है वो है इनकम्प्लीट, तो लेकिन जो सही हो जाएगा इसमें वो होगा सिर्फ फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी पर क्रूर गैर सहमति यौन हमले का आरोप था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी।
फरवरी 2025 में गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पति को अपनी पत्नी के साथ क्रूर गैर सहमति यौन हमले के आरोप से बरी कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के वैवाहिक बलात्कार अपवाद कर दिया, जिसमें कहा गया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास विभाग के लिए वर्ष 2023-24 के डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ? इन द डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स 2023-24 फॉर द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विच प्रोग्राम सिक्योर्ड द हाईएस्ट स्कोर। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दूसरा है मनरेगा कार्यक्रम घटक, तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और चौथा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये है आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग के 2023-24 के डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर मिला। यह स्कोर डेटा प्रबंधन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में एनएसएपी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया, जिससे लाभार्थियों तक सेवाओं का वितरण बेहतर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तथ्यों को कहाँ व्यवस्थित किया था? इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वेयर वर एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अरेंज्ड। आपका पहला ऑप्शन है ब्लॉक, दूसरा है क्षैतिज पंक्ति यानी हॉरिजॉन्टल रो और तीसरा है ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम और चौथा है परमाणु श्रेणी यानी एटॉमिक सीरीज। ठीक है, तो ये था आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तथ्यों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी समूहों में व्यवस्थित किया था। उन्होंने तथ्यों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्षैतिज पंक्तियों में रखा, जबकि यह सुनिश्चित किया कि समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रहें, जिससे कुछ रिक्त स्थान भी बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में नायाब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली? इन अक्टूबर 2024 नायाब सिंह सैनी टुक ओथ फॉर ही सेकेंड टर्म एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान और चौथा है हरियाणा। तो ये बने थे हरियाणा राज्य के। ठीक है, अक्टूबर 2024 में नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद यह शपथ ग्रहण हुआ। ठीक है, सैनी ने इससे पहले मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2019 में सेव की गई पावर पॉइंट फाइल को लोड करने के लिए ओपन विकल्प तक पहुंचने के लिए सबसे पहले किस टैब का चयन करना होगा? इन एमएस पावर पॉइंट 2019 टू लोड अ सेव्ड पावर पॉइंट फाइल विच टैब मस्ट बी सिलेक्टेड फर्स्ट टू एक्सेस द ओपन ऑप्शन। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है डिजाइन टैब, दूसरा है इंसर्ट टैब, तीसरा है होम टैब और चौथा है फाइल टैब। तो ये है आपका फाइल टैब। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट 2019 में सेव की गई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करना होता है। ऐसा करने पर बैकस्टेज व्यू खुलता है, जहां ओपन विकल्प उपलब्ध होते हैं। इस विकल्प का उपयोग करके उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर से पहले में से मौजूद पावर पॉइंट फाइल को चुनकर खोल सकता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है सीडी एक वाष्पशील भंडारण माध्यम है, दूसरा है ASCII मुख्य रूप से उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है, तीसरा है ASCII वर्णों को संख्यात्मक कोड के रूप में दर्शाता है और चौथा है लैन बड़े भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्किंग का समर्थन करता है। तो जो इसमें से सही है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ASCII वर्णों को संख्यात्मक कोड के रूप में दर्शाता है, यानी ASCII रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर एज ए न्यूमेरिकल कोड। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे शॉर्ट में ASCII कहा जाता है। यह एक कैरेक्टर इनकोडिंग मानक है जो अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों को संख्यात्मक कोड के रूप में दर्शाता है। यह कंप्यूटरों और संचार उपकरणों में टेक्स्ट को मानकीकृत तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है,
और इसके साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना यहाँ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर के सेट आया करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।